Hello, good morning everybody. In 12th class, the topic is P block, and in the P block, today we have to discuss about the compounds of the nitrogen. Now that compounds about the acid. So the first of all, it is the nitric acid, HNO3. Here the oxidation number of nitrogen is 5. So the oxidation state of nitrogen in the 5 in the case of HNO3 nitric acid. So far the lab method is concerned, you can prepare this one by sodium nitrate and the H2SO4. So sulfuric acid और इन दोनों की रिएक्शन से आप Na2SO4 plus HNO3. So it is the lab preparation about the HNO3. अब हम इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखिए इसकी ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस. ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस. तो ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस से आप इसको कैसे प्रिपेयर करें. तो यहाँ देखिए इसमें इस प्रक्रम में HNO3 का जो निर्माण है वो सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया जाता है. NH3 को ऑक्सीजन और ये प्लेटिनम गेज होता है और नियर अबाउट द 500 केल्विन टेम्परेचर देन वी गेट द NO प्लस H2O. और यही NO कैटालिटिक चेंबर में वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर ये कन्वर्ट हो जाती है NO2 में और इस NO2 को फिर स्क्रबर में पास आउट किया जाता है और तब फिर ये बन जाता है आपका HNO3 प्लस NO और इस NO को वापस रीसर्कुलेट करके और इसी जगह ला दिया जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होकर NO2. तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है. अब कंसंट्रेट, अब ये HNO3 जो है ये हमारा डाइल्यूट हो गया. इस HNO3 को सबसे पहले हम H2SO4 से इसका निर्जलीकरण करेंगे. वी हैव टू पास आउट द HNO3 इन द H2SO4. तो ये हमें HNO3 यहाँ पर 98%, ठीक है, ये 98% जो है वो शुद्ध हो गया. कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है ये HNO3 में से जो हमारी ये नमी है उस नमी को ये सोख लेता है, ठीक है, और ये 98% हमें HNO3 इसमें प्राप्त हो जाएगा. अब यही HNO3 की जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी. आपसे पूछा जाए कि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाइए तो ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्डेड और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, ये HNO3 की स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दी HNO3. ये एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है. अब इसके हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे, केमिकल रिएक्शन का, कि रासायनिक अभिक्रियाएं HNO3 की जो है वो किस प्रकार से होती है. तो सबसे पहले जो है वो रिएक्शन है आपके ऑक्सीडेशन. HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ठीक है, और ये धातु की प्रकृति और अम्ल की सांद्रता और टेम्परेचर इस पे ये रिएक्शन डिपेंड होता है. जैसे देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कॉपर पर अगर आप HNO3 जो है उसकी रिएक्शन कराएं और ये HNO3 जो है वो डाइल्यूट एंड कोल्ड है. ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट और कोल्ड होना चाहिए. तो डाइल्यूट और कोल्ड HNO3 पर इसकी रिएक्शन होने से ये CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस NO. तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा अगर डाइल्यूट और कोल्ड कंडीशन में इसकी रिएक्शन करें कॉपर से. लेकिन यहीं पर अगर इसी रिएक्शन को हम दूसरी तरह से लिख दें, ये हॉट एंड कंसंट्रेट, ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, अर्थात ये CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, बट हियर वी गेट दी NO2 नाइट्रोजन के परऑक्साइड.
तो इस तरह से ये हमें NO2 गैस यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी कंसंट्रेट में। इसी तरह से अगर आप Zn की रिएक्शन को देखिए, Zn when react with the HNO3, again it's the two type reaction, अलग दो प्रकार से होगा। ये आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, तो ये ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O एंड प्लस N2O, यहाँ पे N2O बनती है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डाइल्यूट कोल्ड के अंदर कॉपर के साथ रिएक्शन में NO गैस बनी, और ये जब इसी रिएक्शन का आप यहाँ देखते हैं तो हमारे पास गैस बन जाती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर ये आपके हॉट एंड कंसंट्रेट हो तो प्रोडक्ट इज सिमिलर वन, लेकिन यहाँ पर हमें जिंक के साथ में NO2 गैस बनेगा। ठीक है, ये NO2 गैस। तो कोल्ड डाइल्यूट में N2O और हॉट और कंसंट्रेट में NO2 गैस। क्रोमियम एल्यूमिनियम धातु अम्ल से क्रिया नहीं करती है। अब इसका रीजन क्या है? हालांकि ये मेटल तो है, लेकिन HNO3 के साथ इन मेटल की रिएक्शन नहीं होती। कौन कौन सी है? जैसे कि क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो क्रोमियम एल्यूमिनियम जो है वो इस अम्ल से क्रिया नहीं करते। उसका रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि ये जैसे एल्यूमिनियम जो है वो इस निसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बना लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से क्रोमियम होगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये एक्वस सॉल्युबल नहीं होते। तो HNO3 से जब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये HNO3 से आएगी। तो HNO3 से जो अपघटन से ऑक्सीजन आने वाली है वो इन धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड, ये ऑक्साइड एक्वस सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए फर्दर रिएक्शन विल बी स्टॉप। ये इसका रीजन है। जहाँ तक नॉन मेटल की बात आती है, तो नॉन मेटल में जैसे कि आपके कार्बन है, सल्फर है, तो ये ऑक्सीजन O2, तो यहाँ पे ये CO2 हाइड्रोक्साइड और ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें ये ऑक्सीजन का जो है ना वो आपको बताना इस प्रकार से है कि HNO3 जो है वो जब इसका थर्मोलाइसिस होता है तो ये H2O और प्लस NO और प्लस निसेंट ऑक्सीजन, और यही निसेंट ऑक्सीजन जो है वो इन नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करके CO2 और SO2 बनाती है। इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। फास्फोरस के साथ P2O5 बनेगा, तो आयोडीन के साथ में I2O5 बनेगा। ये ध्यान रखिए, जैसे कि ये आयोडीन प्लस ऑक्सीजन, तो यह बन जाएगा आपका I2O5, आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के साथ उनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब इसका एक टेस्ट दे कि आपसे पूछा जाए कि आप इसको कैसे सिद्ध करोगे कि ये HNO3 है, तो इसमें NO3 का जो ये रेडिकल है इसको टेस्ट हम कैसे करें? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इन HNO3। ठीक है, HNO3 में ये NO3 माइनस, ठीक है, ये नाइट्रेट आयन होता है। तो इस HNO3 का नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपको ताज़ा भरा हुआ फेरस सल्फेट, अर्थात इसके साथ में प्लस ये H आयन तो एसिड के होंगे ही, और उसके साथ में FeSO4 से +2 आयन आएंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास में ये रिएक्शन हो जाएगी कि NO प्लस Fe3+, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये H2O। ठीक है, अब यही NO गैस जो है फिर H2SO4 से रिएक्शन करेगी। तो ये NO गैस जो है वो इस हाइड्रेटेड से रिएक्शन होता है FeS2O का होल 6, ये हाइड्रेटेड Fe+2 आयन होता है, और इसी के साथ में NO गैस रिएक्शन करके और तब बन जाता है FeS2O होल 5 NO, और ये बड़े ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स आयन है ये 2+ पे, और ये जो है आपकी ब्राउन रिंग बनेगी। इसलिए इसको रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। नाइट्रेट का इसे रिंग टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये HNO3 की आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने के लिए। अब जहाँ तक इसके यूज की बात है, तो उपयोग में ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन,
ये विस्फोटक पदार्थ होता है। और एक इसका उपयोग जो है वो हम अम्लराज एक्वा रिजिया फॉर्मेशन में करते हैं, जिसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का होता है। तो इस तरह से ये HNO3 इसका कंपाउंड्स नाइट्रोजन का, और ये एक लैब रिएजेंट होता है। अब इसके बाद आगे जो फास्फोरस है उसकी पूरी केमिस्ट्री आपके कोर्स में नहीं है। हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस वगैरह जितने भी इनके कंपाउंड्स हैं वो सभी आपके अभी डिलीटेड हैं। और अब हम सीधे आ जाते हैं 16 के अंदर। ये 15 की केमिस्ट्री कंप्लीट हुई। अब हम इसी के अंदर जो है ना वो 16th में चलते हैं, 16 ग्रुप केमिस्ट्री। तो 16 ग्रुप में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और उसके बाद टेलुरियम और पोलियम, ये इसके वो एलिमेंट हैं। ये पोलोनियम, ये एक रेडियो एक्टिव है, ये ध्यान रखना इसमें, PO पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब इनकी केमिस्ट्री जो है वो आपको उसमें पढ़नी है। जहाँ तक इस समूह की बात है तो ये ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में P ब्लॉक में, इसको चैल्कोजेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको चैल्कोजेन क्यों कहते हैं? कारण ये है कि ये जो एलिमेंट है चैल्कोजेन, तो चैल्कोजेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओर फॉर्मेशन, तो मेटल के अधिकांश और या तो सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड ग्रुप में होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इसी ग्रुप का, सल्फर है वो इसी ग्रुप का, इसलिए अधिक से अधिक अयस्क जो हैं वो इसी समूह के तत्वों के योग से बनते हैं। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 वायु से जो है भूपट्टी पर लगभग है इसको 46% ऑक्सीजन इसके अंदर होती है। और ये कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बोरेट, ठीक है, सल्फेट के रूप में आपके जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट में, मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर, और बोरोलाइट होता है वो BSO4, ये इनके कंपाउंड है जहाँ से ऑक्सीजन को प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक बात आती है सेलेनियम की, तो सेलेनियम और टेलुरियम जो हैं इनके अयस्क जो हैं वो पोलोनियम, यूरेनियम के विखंडन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनके प्राप्ति स्थान हैं। अब इनके जनरल केमिस्ट्री देखिए। जनरल केमिस्ट्री में सबसे पहले इनका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, तो आप बताएंगे ऊपर से नीचे की ओर, इसका मतलब कि ऑक्सीजन से पोलोनियम के बढ़ने पर द साइज ऑफ द रेडियस, ये साइज हो गया साइज ऑफ एटम एंड द रेडियस आल्सो। तो रेडियस साइज जो है ये ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है परमाणु का आकार बढ़ने से। जहाँ तक इनके आयनन एंथैल्पी के बारे में है, ये डेल्टा IH, ये आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी में ऊपर से नीचे की ओर कमी आती है, और ये वर्ग 15 की तुलना में कम एंथैल्पी के होते हैं। एंथैल्पी का मान इसका कम होता है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन लब्धि अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन EG एंथैल्पी, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक है, और सल्फर से सेल्यूमिनियम तक ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ऋणात्मक होता जाता है। और जहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है, EG, ये गेन एंथैल्पी थी, ये EG जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डेल्टा जो है वो गेन एंथैल्पी, ये गेन और एंथैल्पी H। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के मान जो है इसको देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक, और ऊपर से नीचे की ओर ये कम होती चली जाती है, और यही कारण है कि इनके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो पोलोनियम इज द हाईली मेटेलिक इन कैरेक्टर, ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर का होता है। ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों अधातुएं हैं। सेलेनियम और टेलुरियम ये उपधातु है, और पोलोनियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव मेटल है। तो धातु, उपधातु और धातुएं सभी इसके अंदर पाई जाती है। ये एलिमेंट जो है वो अपर रूपता एमॉर्फस दर्शाते हैं, और इनके गलनांक और कथनांक जो हैं
वो अपेक्षाकृत बढ़ते हैं। केवल सल्फर में ही इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। सल्फर को छोड़ करके इस समूह के अन्य तत्वों में किसी भी प्रकार का कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। और सल्फर के अंदर जो होता है वो आपकी S8 स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो सल्फर में S8 के रूप में। अब इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में देखें तो ऑक्सीजन में डी कक्षक होता नहीं, एब्सेंट है, आकार सबसे छोटा है, अत्यधिक सक्रिय है। H2O द्रव में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है और H2S के अंदर हाइड्रोजन बल जो है वो दुर्बल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डी कक्षक उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि इस H2 जो है वो तो है आपका लिक्विड और H2 जो है वो होती है गैस, जबकि दोनों एलिमेंट एक ही समूह के हैं लेकिन इनकी भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है। उसका कारण है हाइड्रोजन बंध की दुर्बलता और प्रबलता। ऑक्सीजन से सेलेनियम की तरफ -2 ऑक्सीजन स्टेट, ये इनका स्थायी है। इनकी जहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये है ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इनकी -2 जो है वो स्टेट होगी, अवस्था जो स्थायी होगी। ऑक्सीजन से सेलेनियम तक नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपके -2 का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, लेकिन जब आप OF2 में करते हैं तो इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2, तो -2 +2। और H2O2 में ये -1। ऑक्सीजन के 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1, H2O में -2 और ये OF2 के अंदर +2। ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी शेष तत्व जो हैं ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। +4, +6 अवस्था में ये सामान्य अभिक्रिया करते हैं। वर्ग 16 में +6 का स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर घटता है और +4 का जो है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। कारण क्या है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि इनमें भी जो NH2P4, जब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये NH2P4, तो ये इनर्ट ग्रुप हो गया। तो S2 के इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इनके हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, तो ये सभी H2E, जैसे कि H2O, H2S, H2SE, सेलेनियम हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2 होता है, ठीक है, सल्फर का हाइड्राइड H2S होता है, ये बनते हैं। हाइड्राइड के अम्लीय गुण जो है वो H2O से लेकर टेल्यूरियम तक, H2Te तक इंक्रीज होता है, ये बढ़ता है। और डाइऑक्साइड को अपचय गुण SO2 और TeO2 से तक कम होते चले जाते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनके जो आपके रिड्यूसिंग नेचर है वो SO2 से लेकर के और टेल्यूरियम ऑक्साइड तक धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है वो ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, SO3, SeO3, TeO3, और ये सभी प्रबल अम्लीय प्रकार के होते हैं। ये ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील हैं। सल्फर के 2 ऑक्साइड होते हैं, SO2 और SO3, तो SO3 ये प्रबल अम्लीय है SO2 की अपेक्षा। हेलोजन की प्रतिक्रियाशीलता, ये सभी अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होकर के और EX6 बनाएंगे, ठीक है। ये हेलोजन EX6, EX4, EX6 और EX4, ये 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सल्फर है तो SF6 बनता है, ठीक है, यहाँ पर SF4 बनेगा, ClF4, ठीक है, ClF4, तो SF6 बना यहाँ पर। ये SF6 जो SF4 है ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अर्थात ये ओवर ऑक्टेट कंपाउंड बनाते हैं। जहाँ तक इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात है तो ये स्थायित्व जो है वो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक इनके हैलाइडों का स्थायित्व जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये सब अष्टफलकीय होते हैं और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। SF4, SeF4
और TeF4 में sp3d ये त्रिकोणीय पिरामिडीय होते हैं। अब इनकी ज्योमेट्री के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि SF4 और SeF4 और TeF4 इन तीनों के अंदर जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, इसलिए ये ट्राइगोनल पिरामिडिकल स्थिति में होंगे। और इनके जो मोनोहेलाइड्स हैं जैसे कि S2Cl2, ठीक है, और S2F2, ये जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, इसलिए इनका जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। S2 सिलीनियम क्लोराइड SeCl2 जो है SeCl4 में कन्वर्ट करके Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, ये असमानुपात अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता में डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है SeO2 ये ठोस अवस्था में होता है, जबकि SO3 और SO2 जो है वो गैसेस स्टेट में होता है। H2O7 हेप्टाऑक्साइड, ठीक है, ये SO2O3 SO4 ये सल्फर के ऑक्साइड है जो -2 से लेकर के +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो ये इनके जनरल केमिस्ट्री के बारे में कि किस प्रकार से ये जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में अपने सामान्य गुणों के द्वारा किस प्रकार से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में। ऑक्सीजन की जब बात करें एलिमेंट की, अब हम ऑक्सीजन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है वो O8 और 16, लेकिन इसके 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ये सब रेडियोधर्मी है, अत्यधिक सक्रिय हैं। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाओगे ऑक्सीजन को, तो सिंपल सा मेथड KClO3 जो है इसका ऊष्मीय अपघटन करें तो ये KCl और प्लस ऑक्सीजन ये प्राप्त हो जाएगी। धात्विक ऑक्साइड के अपघटन से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, जितने भी हमारे मेटालिक ऑक्साइड हैं उनके अपघटन से। तो मेटालिक ऑक्साइड जो है वियोजित होकर के और ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। अब जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन का बात है तो इसको जल के विद्युत अपघटन से और वायु के प्रभावी आसवन के द्वारा इसको अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। उच्च दाब पर ये पीले रंग का द्रव है, अनुचुंबकीय गुण है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड स्टेट में होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एकमित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय प्रकार का पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। धातु अधातु से क्रिया करके ये ऑक्सीजन जो है इनके ऑक्साइड बनाती है, लोअर ऑक्साइड और हायर ऑक्साइड। इनके जो लोअर ऑक्साइड होते हैं निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वो तो बेसिक नेचर के, और जो हायर ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कि SO2 + O2 जो है वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करके SO3 बनाती है, और ये संपर्क विधि में H2SO4 बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग हम करते हैं। ये SO2 + ऑक्सीजन = SO3, लेकिन ये अभिक्रिया V2O5 की उपस्थिति में होती है, और इसी के द्वारा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है। HCl में ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन से भी हम ऑक्सीजन ये H2 इसमें अलग किया जा सकता है, और इनके ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इन ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जा सकता है। द्रव ऑक्सीजन जो होती है ये प्रणोदक फ्लोटिंग एजेंट के रूप में, और ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। सामान्य ऑक्साइड जो है इनके द्विलिंगीय ऑक्साइड, ये Au और प्लेटिनम इसमें अभिक्रिया नहीं करते, ये इनर्ट नेचर दर्शाते हैं। जहाँ तक अम्लीय ऑक्साइड की बात है तो सभी अधात्विक ऑक्साइड एसिड नेचर के कौन कौन है, जैसे कि SO2, ठीक है, Cl2O7, CO2, ये जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये सारे एसिड इन कैरेक्टर हैं, है तो ऑक्साइड, लेकिन इनके गुण अम्लीय प्रकार के होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड से जो है ना ये क्षारीय बनाएंगे, ये आपका बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक नेचर के ऑक्साइड जैसे कि Na2O, Al2O3 उभयधर्मी हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये बेसिक नेचर के हो गए। और इनमें एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनता है,
तो न्यूट्रल ऑक्साइड में CO और NO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है H2O आल्सो, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। तो ऑक्सीजन धातु या धातु से क्रिया करके 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। और एक उभयधर्मी, आपको बताया कि उभयधर्मी ये Al2O3 है, जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम बना लेता है और NaOH के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। तो Al2O3 HCl से भी अभिक्रिया करता है और NaOH से भी अभिक्रिया कर लेता है। अब बात आती है इसके ओजोन के बारे में। ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है ओजोन। ओजोन को आप किस तरह से बनाएंगे, इसकी विचलन विधि क्या होगी। ओजोन O3, इसको हम बोलते हैं ओजोन। तो ओजोन जो है ये 3 भाग ऑक्सीजन जो है वो जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो 2O3 बनाएंगे। तो 3 अणु ऑक्सीजन के मिलकर के, और ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हिंदी में से बोलते हैं हम नीरव विद्युत विसर्जन, एक ओजोनाइजर होता है जिसकी उपस्थिति में ये गैस बनती है। और ये गैस जो है वो हल्के पीले रंग की होती है, इनका द्रव जो अवस्था होती है वो नीले रंग का होता है, और ठोस जो होता है वो काले रंग का होता है। ये इसके कलर अलग अलग हैं, गैस अवस्था में पीला, द्रव अवस्था में नीला और ठोस अवस्था में काला। ये O3 अत्यधिक अस्थायी है, क्योंकि इसकी जो हमारी थर्मोकेमिस्ट्री है G=H - T∆S, तो ये H जो है वो अधिक ऋणात्मक होती है, इसलिए ये अस्थायी है। S तो धनात्मक है, एंट्रोपी धनात्मक है, लेकिन एंथैल्पी इसकी ऋणात्मक होती है। ये एक प्रबल आक्सीकारक है, उच्च सांद्रता पर विस्फोटक प्रवृत्ति का ये यौगिक है। जैसे ऑक्सीडेशन में आप बताएंगे कि PbS के साथ में अगर O3 की अभिक्रिया की जाए तो कंपाउंड में PbSO4 बनेगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही NO गैस के साथ में O3 रिएक्शन करके इसका ऑक्सीडेशन जो है वो NO2 में कर देती है। तो ये जो ओजोन है ये इन यौगिकों के ऑक्सीकरण करती है। यह अभिक्रिया वायुमंडल में बहुत धीमी गति से ओजोन का क्षय होता है। ओजोन के क्षय होने का कारण ही NO है। NO जो है वो ओजोन मंडल की ओजोन से क्रिया करके उसको NO2 ऑक्सीजन में बदल देता है। तो हमें NO गैस अधिक उत्पादित वायुमंडल में नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक इसकी संरचना की बात है तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक तरफ बॉन्ड कोऑर्डिनेट और दूसरी तरफ ये। अब इसको जो है आप इस तरह से बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्डेड हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसके अंदर अनुनाद पाया जाता है और ये एक अच्छा कीटाणुनाशक है और कैमनोफोर के उत्पादन में और विरंजन गुण में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। अब इससे अगला एलिमेंट जो है वो सल्फर है, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। आपके सिलेबस में सल्फर की केमिस्ट्री, उसके पूरे कंपाउंड जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम यहाँ इतना ही P ब्लॉक में पढ़ेंगे।